नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। केंद्र में सत्ता के लिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह के आकलन कर प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किस तरीके से बन सकती है। एक पत्रकार की हैसियत से मैं ये महसूस करता हूँ कि केंद्र में 2 बार लगातार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले फिलहाल विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे सके। इसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे विपक्षी दलों को ये सोचना होगा कि सबसे पहला काम उनका क्या होना चाहिए। सबसे पहला काम विपक्षी दलों का ये होना चाहिए कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को शिकस्त देने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जाए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव के दौरान किसी भी क्षेत्रीय छत्रप को न घोषित किया जाए और सभी राजनीतिक दल जो विपक्षी पार्टियों के हैं, जो एनडीए और बीजेपी से अलग हैं या जो अभी न्यूट्रल हैं, किसी के साथ भी खुलकर नहीं आए हैं या उन्होंने अभी पूरी तरह से किसके साथ जाना है, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए या विपक्षी दलों के एकजुटता करने के प्रयास में बन रहे मोर्चे के साथ, उन लोगों से भी विपक्षी दलों के इस मोर्चे को तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम सिलसिलेवार तरीके से ये बताने का प्रयास करेंगे कि विपक्षी दलों को कौन सी रणनीति और किस तरह से व्यूह रचना करना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को सत्ता से दूर किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों में मजबूत सफलता मिलती है उनमें उसको ध्वस्त करने की रणनीति बनानी चाहिए। यानी कि हिंदी पट्टी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में होता है उसको वहाँ घेरना होगा। मसलन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरने की रणनीति विपक्षी दलों के नेताओं को बनाना चाहिए। मेरा ये भी कहना है कि कोई भी विपक्षी दल अपने सांसद सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए लालायित रहता है और वो ऐसा करता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मेरे पास ऐसा एक फार्मूला है, जो क्षेत्रीय दल हैं उनको उनके क्षेत्र में तो तरजीह दी जाए लेकिन इतनी ज़्यादा ना दे दी जाए कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से हाशिए पे चले जाएं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिन क्षेत्रीय नेताओं का अपने अपने राज्यों में दबदबा है वहाँ उनको सम्मानजनक सीटें ना दी जाएं। मसलन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों अगर एकजुटता के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त इस राज्य में दी जा सकती है। इसी तरह से बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिलकर
चुनाव लड़ते हैं और आपस में सीटों का तालमेल करते हैं तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराया जा सकता है। इसी तरह से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड मिलकर लड़ें तो वहाँ भी उनको सफलता आसानी से मिल सकती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कुछ ज़्यादा सीटें ले लेकिन वामपंथी दलों और कांग्रेस को भी सम्मानजनक सीटें दे और जो सीटें उसकी वहाँ कम हो उसको दूसरे राज्यों में कांग्रेस और वामपंथी समायोजित करके तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ाने का काम करें। इसी तरह से तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो या केंद्र शासित राज्य हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, इन सभी राज्यों में उन नेताओं को थोड़ी तरजीह ज़्यादा दी जाए जिनकी पार्टी वहाँ सत्ता में है, लेकिन उनकी जो कुछ सीटें सहयोगी दल लें और अपनी सीटें बढ़ाएं। लेकिन जिन राज्यों में सत्ताधारी दलों की सरकारें नहीं हैं, विपक्ष के दूसरे नेताओं का वहाँ दबदबा है तो वहाँ भी उस क्षेत्रीय पार्टी को 2, 1, 3, 4, 5 सांसद की सीट दी जाए ताकि पार्लियामेंट में जो एक क्षेत्रीय पार्टी का एक सोच होता है कि हमारे सांसद सदस्यों की संख्या बढ़े तो वो उस सोच के तहत अपनी पार्टी का विस्तार भी कर सकें और सांसदों की संख्या भी बढ़ा सकें। मेरा मानना है कि बीजू जनता दल के सर्वे सर्वा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हों, चाहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे मायावती हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, जिन लोगों का भी सरोकार यूपीए के साथ होने में एनडीए को शिकस्त दी जा सकती है या भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर किया जा सकता है, उन लोगों को यूपीए में शामिल सभी दलों को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। भले ही अपनी कुछ सीटों में से उन लोगों को सीटें दी जाएं ताकि लोकसभा में भी वो अपने सांसदों की संख्या बढ़ा सके। उदाहरण के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम के पास अभी सिर्फ 2 लोकसभा सांसद हैं। उनको अगर सारे विपक्षी दल जो एनडीए और बीजेपी को हराना चाहते हैं वो ये आश्वासन दें कि आपको 2 सांसद की जगह आपके 6 सांसद या 4 सांसद निश्चित तौर पर इस बार पहुंचेंगे और उनका सहयोग पूरे देश में कांग्रेस भी ले, सपा भी ले, बसपा भी ले और जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर सभी लोग ले और जहां भी असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच या उनके सहयोग की ज़रूरत हो वो ईमानदारी से उन लोगों को दें। इससे ये होगा कि जो उनकी विचारधारा का वोट है वो बटेगा नहीं। अकेले दम पे वो जीत नहीं सकते उतनी सीटें, लेकिन अगर 2 से 6 और 4 होती हैं तो मेरे ख्याल से वो इतने समझदार हैं कि इस रणनीति के तहत वो हामी भी भर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को रोकने के लिए। इसी तरीके से जो लोग अभी एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं उनको एनडीए और भाजपा के द्वारा दी जाने वाली संभावित सीटों से ज़्यादा बढ़ाकर अगर यूपीए में शामिल विपक्षी दल ऑफर करते हैं तो निश्चित तौर पे वे दल जो अभी ना यूपीए के साथ हैं ना एनडीए के साथ हैं वो भी विपक्षी दलों के साथ आ सकते हैं, जिससे विपक्ष का पल्ला भारी होने की संभावनाएं मजबूत होंगी। मेरा मानना है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हो, मायावती हो
जगनमोहन रेड्डी हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हो, या कोई भी क्षेत्रीय छत्रप जो 10-20 सांसद जिताने वाली पार्टी का मुखिया है, उसको ये सोचना होगा कि जब तक के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को परास्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हो सकता। सबसे पहली प्राथमिकता विपक्षी दलों को ये लेकर चलनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर विपक्षी वोटों का बंटवारा ना हो। एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के मुकाबले एक प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतरे मजबूती से, और सारे विपक्षी दल मिलकर उसको जिताने का काम करें। जब सब लोग पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भी एक संदेश जाएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो यूपीए या एक नया गठबंधन बना है उसमें जान है, उसमें दम है। मैं यूपीए के विस्तार करने वाले नेताओं को एक सलाह और देना चाहता हूँ कि वो युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और आम जन के उत्थान के लिए सिर्फ एक स्लोगन, पूरी कार्य समिति की एक बैठक गठित करें, सारे दल सर्वसम्मति से सर्वदलीय बैठक लें, जिसमें सभी क्षेत्रीय नेता प्रमुखता से हिस्सा लें और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा की जाए मीडिया में सार्वजनिक तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जितने भी सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा गया है, केंद्र में यूपीए के नेतृत्व में बनने वाली सरकार शपथ लेते ही 3 से 6 माह के भीतर सारी उन संस्थानों को राष्ट्रीयकरण करेगी जिनका निजी हाथों में सौंपने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया। और सरकारीकरण करने के बाद, राष्ट्रीयकृत करने के बाद सभी संस्थानों में जितने भी पद, चाहे SC, ST, OBC और युवाओं के लिए जो रिक्त हैं, वो 1 साल के अंदर भरे जाएंगे ताकि देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सके और राष्ट्रीय संपत्ति की जो बंदरबाट की गई है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए और वास्तविक तौर पर राष्ट्र के उज्जवल भविष्य और निर्माण के लिए जो सरकारी संपत्तियां निजी हाथों में सौंपी गई हैं अपने निजी फायदे के लिए, उनको वापस लेकर राष्ट्रीयकृत किया जाए और देश को मजबूत किया जाएगा। इस रणनीति के साथ अगर विपक्षी दल एकजुटता दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में जो एक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से माहौल पैदा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है, तो विकल्प जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी बन जाएगा। विकल्प के तौर पर बहुत से बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं जो यूपीए और विपक्षी दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रणनीति बनाने में तैयार हैं और लगे हुए हैं। मैं तो सारे विपक्षी दलों को ये भी आश्वासन देता हूँ और ये भी रणनीति मेरे पास पूरी तैयार है कि किसी भी क्षेत्रीय दल की लोकसभा सदस्यों की संख्या जितनी अब तक के देश आज़ाद होने से लेकर अब तक मैक्सिमम सीटें हासिल की हैं, उन पार्टियों को, कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों को मैक्सिमम सीट जिस भी लोकसभा में जिस भी क्षेत्रीय दल ने हासिल की है उतनी सीटें इस बार के चुनाव में अवश्य मिलेंगी। वो रणनीति है।
पूरी पुख्ता रणनीति है और उसमें कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यूं भी कांग्रेस और उसके सिपहसालार और सहयोगी ये बात कहते हैं कि त्याग के मामले में कांग्रेस का कोई सानी नहीं है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस को अपने त्याग का पैमाना थोड़ा और बढ़ाना होगा और अपने सहयोगी दलों को, उन लोगों ने अपने राज्यों में जो मैक्सिमम सीटें जो है हासिल की हैं उतनी सीटें देना चाहिए। उसके लिए चाहे सपा और बसपा को ज़्यादा सीटें दी जाएं, उत्तर प्रदेश में ना दी जाएं तो पूरे राष्ट्र स्तर पर उनको उतनी सीटें जिता के लाने के लिए कांग्रेस की तरफ से आश्वासन और सहयोग होना चाहिए। इसी तरह से एनसीपी को भी जितनी सीटें उन्होंने अब तक जीती हैं उतनी सीटें अगर शरद पवार चाहते हैं तो वो किस तरह से वो जीतेंगे उसकी रणनीति में भी कांग्रेस को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके मुकाबले कांग्रेस भाजपा के मुकाबले मजबूती से और पूरे राष्ट्र स्तर पर उपस्थित है। अगर क्षेत्रीय दलों का ईमानदाराना तौर पर कांग्रेस को सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी कम से कम 200-250 सीटों पर अपने सांसद आसानी से जिता लेगी। और समाजवादी पार्टी हो, जनता दल सेकुलर हो, जनता दल यूनाइटेड जनता दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे आप नवीन पटनायक की जो है बीजू जनता दल ले लीजिए, चाहे आप जो है शिवसेना ले लीजिए, चाहे एनसीपी ले लीजिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस ले लीजिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ले लीजिए, चाहे टीआरएस ले लीजिए, कोई भी पार्टी जो क्षेत्रीय हैं उन्होंने मैक्सिमम जितनी भी सीटें आज तक जीती हैं उतनी सीटें कांग्रेस के सहयोग से वे जीत सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ममता बनर्जी को मान लो 20 सीटें जो है जीती उन्होंने मैक्सिमम, या अखिलेश ने 20 जीती तो वो 20 की 20 जो है पश्चिम बंगाल से उन्होंने जीती, उन्होंने यूपी से जीती। तो ऐसा नहीं होगा इस बार। वो 20 में से मान लीजिए 16 जो है पश्चिम बंगाल से जीतेंगी, 4 सीटें अन्य किसी क्षेत्र से जीतेंगी अपने सहयोगियों के जनाधार के दम पर। ये पूरी रणनीति कागज़ पर तैयार है। अगर विपक्षी दल के नेता वास्तव में गंभीरता से अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए से देशवासियों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उनको मेरे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो प्रस्ताव है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके से सभी राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से देशवासियों को मुक्ति भी दिलाई जा सकती है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर किस व्यक्ति को आसीन किया जाए, इसको लेकर भी मेरे पास पुख्ता रणनीति है। मान लीजिए कि इस वक्त 6-7 नेता ऐसे हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के मुखिया हैं या मुख्यमंत्री हैं। उन लोगों को अपनी तरफ से ये आश्वस्त होना चाहिए कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसको चुने हुए सांसद स्वेच्छा से अपना समर्थन देंगे, वो चाहे गठबंधन का हो या किसी एक व्यक्ति का हो। जब तक सब लोग मिलकर उसका साथ नहीं देंगे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। वो चाहे कांग्रेस का ही क्यों ना हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, जनता दल यूनाइटेड का हो, जनता दल सेकुलर का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, बसपा का हो, सपा का हो, एनसीपी का हो, टीआरएस का हो। ये बात एकदम क्लियर है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक पूरा पुख्ता प्लान है कि बड़ा हृदय रखते हुए सभी विपक्षी दल ये घोषणा करें कि पहले तो जो है सबकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सबको सीटें उपलब्ध कराई जाएं चुनाव लड़ने के लिए, और जीतने के
स्थिति में उतनी सीटें वो ज़रूर जीत जाएं जितनी सीटें अब तक के अधिकतम उस दल ने लोकसभा में प्रदर्शन करके ली है। ऐसी स्थिति में यदि चुनाव लड़ते हैं विपक्ष के नेता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 150 के अंदर सिमट के रह जाएगा। फिर रही बात कि प्रधानमंत्री पद पर किस व्यक्ति को आसीन किया जाए, उसको लेकर भी सीधा सा फार्मूला है कि जो लोग अपने क्षेत्रीय नेता को, छत्रप को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जैसे एनसीपी के लोग चाहते हैं कि शरद पवार बन जाएं, बसपा के लोग चाहते हैं कि मायावती बन जाएं, टीआरएस के लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव बन जाएं, बीजू जनता दल के लोग भी चाहेंगे कि नवीन पटनायक बन जाएं, जनता दल यूनाइटेड के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बन जाएं, अखिलेश यादव जो है अपने चक्कर में है, हर नेता, केजरीवाल चाहता है कि जो है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। हर नेता अपने अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम वो ख्वाब देखना चाहिए जो आपकी हकीकत के आसपास हो। उसके लिए भी अगर लोग ये कहते हैं कि किस्मत का भी साथ होता है प्रधानमंत्री बनने में, तो उन लोगों की बात भी अगर मान ली जाए तो मेरा सीधा सा फार्मूला है कि सभी क्षेत्रीय दल जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं या अपने आप को सक्षम मानते हैं, वो जो रणनीति मैंने बताई उस रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पहले परास्त करें, फिर सभी छत्रप अपने अपने को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करें और गुप्त मतदान से चुने हुए सांसद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से अपना मतदान कर दें। जिस व्यक्ति को संसदीय दल की बैठक में सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो तो बन जाए प्रधानमंत्री, जिसको उससे कम मिले हैं वो बन जाए गृह मंत्री, जिसको उससे कम मिले हैं वो बन जाए रक्षा मंत्री, जिसको उससे कम मिले हैं वो बन जाए वित्त मंत्री, जिसको उससे कम मिल जाए वो बन जाए शिक्षा मंत्री, जिसको उससे कम मिल जाए वो उद्योग मंत्री बन जाए। इस तरीके से जो टॉप के 10 पोर्टफोलियो हैं कैबिनेट के, वो आपस में वितरित कर लिए जाएं और 5 साल पूरी तन्मयता, कर्मठता, ईमानदारी के साथ शासन किया जाए और उसके बाद सभी दलों के नेताओं की परफॉर्मेंस और जनहित और राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को देखते हुए अगली बार 5 साल के बाद जब 29 में लोकसभा चुनाव हो तो सब लोग जो है अपनी एक मीटिंग करके अपने जनाधार और अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए आपस में तालमेल करके उस वक़्त प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुनाव से पहले घोषित कर लें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी एक व्यक्ति को खड़ा करने से विपक्षी दलों की एकता कमज़ोर होगी, चुनाव में उसको शिकस्त मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री पद के ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल विशेष का नाम नहीं होगा तो जनता अपने अपने क्षेत्रीय छत्रपों को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों को जिताने के लिए ईमानदारी से और भरसक प्रयास करेगी और इस तरीके से विपक्षी एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल करेंगे। फिर 5 साल देशवासियों की और जनता की सेवा करने के बाद हर व्यक्ति अपने आप को आगे के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन देश में जो अफरा तफरी का माहौल है, देश में जो एक पार्टी मनमर्जी से शासन कर रही है, उस पर लगाम लगेगी और अगर किसी भी
पत्रकार, समाज सेवी, सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता को मेरी बातों में कोई भी असत्यता लगती है, नॉन प्रैक्टिकल लगती है, तो मेरे मोबाइल नंबर 9540297770 पर संपर्क करें। मैं उसके सारे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दूंगा और पूरी रणनीति को व्यक्तिगत तौर पर भी कागज़ कलम लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र हित में ये मेरा प्रयास है। बाकी सब आप विपक्षी दलों की अपनी सोच। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।